Hello students, now today we start the new topic called friction. So friction क्या है, फ्रिक्शन कैसे इंट्रोड्यूस होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो बेटा, when we talk about the friction, then friction is a resistive force between the two bodies are in contact. जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक तरीके का रेजिस्टिव फोर्स होता है जो किन्हीं दो बॉडीज के बीच में एक्ट करता है जो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती है। द टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज जस्ट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम और टेंडेंसी टू रिमेन द स्टेट ऑफ रेस्ट अगेंस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स की टेंडेंसी है कि या तो वो किन्हीं दो बॉडीज के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा या फिर अगर किसी रेस्ट में रखी हुई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में उस बॉडी को सेम स्टेट ऑफ रेस्ट में बने रहने की कोशिश करेगा। तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स। ये किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर दो बॉडीज कोई भी ले ली, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने एक ये ब्लॉक ले लिया और एक ये ब्लॉक ले लिया, मैंने इसके ऊपर दूसरे ब्लॉक को रखा। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस समय इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है? रेस्ट की है, तो ये रेस्ट में ही है। बट अगर हमने क्या किया, इस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करी, तो मैंने कहा अगर मैंने बहुत लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है तो बहुत लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने पर ये मूव नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत लाइट वेट है। अगर इसको हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्प्लेस कर जाएगा। बट मैंने अगर बहुत लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है तो क्या हो रहा है, ये अभी मूव नहीं कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसकी टेंडेंसी है कि अगर ये रेस्ट में है और इन दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट बन रहा है तो इन कॉन्टैक्ट के बीच में हमारे एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में टेंजेंशियली एक अपोजिट फोर्स लगेगा जिसको हम लोग यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे क्योंकि ये स्टेट ऑफ रेस्ट में लगता है। तो दैट इज व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इस फोर्स के अगेंस्ट में इसको यहां पर रोक रहा है, इसको सेम स्टेट में बने रहने की कोशिश कर रहा है। पर अगर हमारा फोर्स कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, दैट मींस हमारा एक्सटर्नल फोर्स इसके अप्लाइड और रेजिस्टिव फोर्स से, फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो ये इसको डिस्प्लेस करने लगेगा। बट ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, मतलब इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है इसके दौरान भी यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, टेंजेंशियली लगेगा, आपके एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। मगर वो फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि अब स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा तो वो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अ टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होने लगेगा। अब ये फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे हमेशा कुछ कम होती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कुछ कम होता है। तो इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज जो कि कांटेक्ट में होती है उनके बीच में लगता है। अब अगर बात करें हम यहां पर कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे दो बॉडीज के बीच में लग रहा है, क्या क्या टर्म्स है फ्रिक्शन के, क्योंकि अगर बात करें तो हम लोग फ्रिक्शन में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में बेसिकली हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। इसके बाद हम अनदर फॉर्म आता है काइनेटिक फ्रिक्शन के जिसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एंड द रोलिंग फ्रिक्शन, फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन द रिक्वायर्ड पैरामीटर इज द स्पेशल शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी की स्पेशल शेप लाइक सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल शेप जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है रोलिंग फ्रिक्शन के लिए। और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट में एक्ट करता है। तो फिलहाल ये तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन हो गए। कॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन द इंटरलॉकिंग बिटवीन द two surfaces in microscopic level causes the friction between them which resists the relative motion between them, which resists the sliding of two bodies in between the contact। तो ये तो थे हमारे कॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फिलहाल हम यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हम बात करेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन की, और लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हुए डिफरेंट टर्म्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले आता है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विद एक्सट्रीम वैल्यू। जब स्टैटिक पोजीशन में एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑफर होती है तो उस एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो लॉज क्या होते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के? तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा यहां पर कुछ डिफरेंट पॉइंट्स में रिप्रेजेंट किए गए हैं। पहली चीज, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज act tangentially
in between the two surfaces are in contact. That means अगर यहां पर हम कंसीडर करें एक ब्लॉक, मैंने यहां पे एक मास ब्लॉक ले लिया, बॉडी, इसको मैंने किसी सरफेस के ऊपर रख दिया, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो ऐसे में बेटा मैंने कहा इनिशियली रखा हुआ है, दैट मींस एट रेस्ट है, बट अगर हमने यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मैंने कहा इस तरफ पुल कर रहे हैं बॉडी को, तो क्या हो रहा होगा, इस फोर्स के अगेंस्ट में ये एम मास की जो बॉडी है, ये सरफेस जहां पर कांटेक्ट हो रहा है, उस कांटेक्ट सरफेस में अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स फील करेगी। तो पहले स्टेटमेंट में ये बताया गया है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन द टू बॉडीज एक्ट टेंजेंशियली एट द सरफेस आर इन कांटेक्ट। दैट मींस यहां पर इस मास ब्लॉक और इस सरफेस के बीच जहां पर कांटेक्ट हो रहा है उसके टेंजेंशियली लग रहा है, किधर लग रहा है, अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली इन बिटवीन द टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट opposite to the direction of external force applied, कुछ इस तरह से। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पॉइंट हो गया लॉज ऑफ ओलंपिक फ्रिक्शन का। अब सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, तो सेकेंड पॉइंट में क्या आ जाएगा, सेम नेचर के साथ, in the state of rest friction between the two bodies, between the two surfaces are in contact is dependent on the nature of surfaces. That means दो बॉडीज हमने ले रखी है जो आपस में कांटेक्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स उन बॉडीज की सरफेस के नेचर पर डिपेंडेंट है कि उनका नेचर कैसा है। क्योंकि अगर हमने यहां पर फॉर एग्जांपल कंक्रीट और स्टील ले रखा है, तो हम जानते हैं कि उसके बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे कंक्रीट और रबर ले रखा है, तो मुझे मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स एज कंपेयर टू स्टील एंड कंक्रीट कुछ कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि बिटवीन द टू डिफरेंट नेचर ऑफ बॉडीज फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी वेरी करती है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है वो इस बात पर डिपेंडेंट है कि दो बॉडीज जो आपस में कांटेक्ट में है, उनके सरफेसेस का नेचर कैसा है। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने लगता है, क्योंकि जब फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि फ्रिक्शन कहीं ना कहीं एरिया पर डिपेंडेंट है, बट बाय फैक्ट जब डील करते हैं तो क्या देखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज are in contact, between the two bodies are in contact, is independent from the area of cross section in contact. दैट मीन्स दो बॉडीज जो आपस में कांटेक्ट में है बाय देयर सरफेसेस, फ्रिक्शनल फोर्स इस बात पर डिपेंडेंट नहीं होता कि वो कितना ज्यादा सरफेस एरिया आपस में कांटेक्ट में ला रहा है, बिकॉज ऑफ हमें मालूम है कि जो फ्रिक्शन का कॉज है वो है इंटरलॉकिंग। अब इंटरलॉकिंग के लिए यहां पर पीक्स ऑफ द सरफेसेस आपस में क्या होते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं। अब ऐसे में इफेक्टिव एरिया हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल में हो रही है। तो दैट इज वाई हम क्या देखते हैं कि जो उसका एरिया हमें यहाँ पर दिख रहा है, इन एक्चुअल उतना एरिया यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। सो इफेक्टिव एरिया ना होने की वजह से एरिया से फ्रिक्शनल फोर्स को इंडिपेंडेंट शो किया गया है। ये था थर्ड पॉइंट।
जब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो हम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के साथ डील करते हैं। तो फॉर द फोर्थ पॉइंट व्हाट विल हैपन, वी नो दैट m मास की बॉडी है तो mg कितना लगाएगा, वेट लगेगा नीचे, और इस mg को बैलेंस करने वाला कौन सा फोर्स होगा, यहां पर होगा रिएक्शनरी फोर्स r। अभी मैं इस तरह से बता रहा हूं, इसके बाद अभी मैं इसको अनदर मेथड से भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें एक्ट हो रही थी। सो अब अगर बात करें हम फोर्थ पॉइंट की, देन फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स between the surfaces are in contact is directly proportional to the normal reaction of body। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये R, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स कहीं ना कहीं R पर डिपेंडेंट है, क्योंकि R डील कर रहा है वेट ऑफ द बॉडी के साथ। सो वेट ऑफ द बॉडी को बैलेंस कर रहा था रिएक्शनरी फोर्स, दैट मींस ये रिएक्शनरी फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करेगा, डिपेंडेंसी शो करेगा। ऐसा ही फोर्थ स्टेटमेंट बोला गया है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, रिएक्शनरी फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मींस रिएक्शनरी फोर्स जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा। और एज ऑब्वियस रिएक्शनरी फोर्स कैसे ज्यादा होगा, व्हेन mg इज हायर। तो अगर mg ग्रेटर हो गया तो रिएक्शनरी फोर्स ग्रेटर हो जाएगा, और रिएक्शनरी फोर्स ग्रेटर हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां से बेटा जब प्रोपोर्शनलिटी हम रिमूव करते हैं तो यहां पे स्टेट ऑफ रेस्ट के लिए बात कर रहे हैं तो स्टैटिक के लिए बोल दिया हमने, और अगर मैक्सिमम के लिमिटिंग के लिए बोल रहे हैं तो इसको हम fs मैक्स बोल सकते हैं, fs मैक्स। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लाते हैं, और यहां पर कांस्टेंट क्या है, the constant is called μs, where μs is called coefficient of static friction। यहां पर हम μs को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और fs क्या है बेटा, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, fs मैक्स। अब अगर हमने कहा हम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में ही हैं, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने के साथ साथ अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स वेरी करता है तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है विच इज स्मॉलर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। सो अब हम बात करने वाले हैं यहां पर लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी एज इट इज फॉलो अप होगा, बस स्टेट ऑफ मोशन इंट्रोड्यूस हो जाएगी स्टेट ऑफ रेस्ट के बिहाफ में। अब अगर बॉडी अगर रेस्ट से मोशन में जाएगी तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स में आ जाएगा, Fk से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और यहां पर Fk हो जाएगा, मैक्स हटा देंगे यहां से। सो लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में होल थिंग विल रिमेन सेम, only the result will change in case of amount of frictional force। So in kinetic friction it will become Fk, which is also directly proportional to the normal reaction R, and again when we remove the sign of proportionality introduce a constant that is called mu k, so it will become mu k R। so Fk आ जाएगा यहां से mu k R, where mu k is called coefficient of kinetic friction, इसको हम यहां पे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो ये तो हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन में कुछ और, जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। तो अब इनके बारे में बात करेंगे। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ जाएंगे और सारे फोर्सेस को प्रॉपरली इंडिकेट करेंगे। तब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए बात करने जा रहे हैं। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, देन आफ्टर इसको एक्सप्लेन करेंगे।
तो अगेन हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक मास ब्लॉक ले रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये एक एम मास का ब्लॉक ले लिया, इसको प्लेस कर दिया किसी सरफेस के ऊपर। कुछ इस तरह से। अब हमें मालूम है कि अगर इसके पास एम मास है तो इसके पास वेट होगा, और वेट ऑलवेज किधर होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो mg इस तरफ हो गया। अब अगर मैंने कहा कि हमने सिस्टम में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा था इन दिस डायरेक्शन, तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स F। अब देखिएगा सिस्टम में कितने फोर्स एक्चुअल में लग रहे हैं। तो इस m मास में ड्यू टू इट्स मास वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड एक्सटर्नल पुल दैट इज F एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये दो फोर्स एक्चुअल में लग रहे हैं। अब इसके बाद जो भी मिलने वाला है वो इसका रिएक्शनरी मिलने वाला है। तो पहले मैंने कहा कि अगर ये दो फोर्स लग रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पर अगर दो फोर्स एक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट उनकी मिड से जाता है। That means if the two forces are represented by the two adjacent side of a rectangle, then their diagonal can be represented by their resultant। तो हम कह सकते हैं F और mg का जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ एक्ट कर रहा होगा, F और mg का रिजल्टेंट एक्ट कर रहा होगा इनके मिड में कहीं कुछ इस तरह से डायगोनली। इसको बेटा मैंने यहां पे बोल दिया फैक्टर P। ये वेक्टर P जो था मैंने ये F और mg का रिजल्टेंट ले लिया। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखिएगा कि अब इस m मास के ब्लॉक में रिजल्टेंट फोर्स लग कौन सा रहा है, क्या F लग रहा है, नहीं। क्या mg लग रहा है, नहीं। F और mg का रिजल्टेंट मिल गया P, वेक्टर P लग रहा है। अब अगर ये P रिजल्टेंट फोर्स इस मास बॉडी पे लग रहा है और स्टिल ये मास बॉडी किसमें है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं अभी, तो स्टिल इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर ये रेस्ट में है तो क्या हो रहा होगा, क्या इस रिजल्टेंट फोर्स के अगेंस्ट में हमें कुछ मिल रहा होगा जिसकी वजह से ये मास ब्लॉक यहां पर स्टेशनरी होल्ड हो रहा होगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर P मस्ट बी बैलेंस्ड बाय सम रिजल्टेंट रिएक्शनरी फोर्स। तो मैंने कहा इसके अगेंस्ट में यहां पे कुछ रिजल्टेंट रिएक्शनरी फोर्स से जस्ट अगेंस्ट में इक्वली एक्ट कर रहा होगा। मैंने इसको बोल दिया यहां पे फॉर एग्जांपल वेक्टर Q। मैंने कहा जो वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करी यहां पर mg के साथ, इससे कुछ थीटा एंगल पे ये एक्ट कर रहा था Q, ठीक है। तो अब ये वेक्टर Q इज द रिजल्टेंट रिएक्शनरी फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा, ये रिजल्टेंट रिएक्शनरी फोर्स। अब हमें कैसे मालूम कि ये रिजल्टेंट रिएक्शनरी फोर्स है, तो बेटा अगर ये ब्लॉक वेक्टर P रिजल्टेंट फोर्स बियर करने के बाद भी अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है, दैट मींस दिस ब्लॉक मस्ट बी बैलेंस्ड बाय सम अनदर फोर्स। तो अगर किसी फोर्स से बैलेंस हो सकता है तो वो इसके अगेंस्ट में होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैंने कहा वो वेक्टर Q हो सकता है। अब अगर इसके अगेंस्ट में है तो वो इसका रिएक्शनरी फोर्स हो सकता है, क्योंकि वेक्टर P रिजल्टेंट फोर्स था, तो वेक्टर Q इज द रिजल्टेंट रिएक्शनरी फोर्स। ना अब इस वेक्टर Q के हम कंपोनेंट कर सकते हैं। जरा देखिए वेक्टर के Q के कंपोनेंट किधर जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। तो वेक्टर Q के कंपोनेंट करने पर हमने क्या देखा कि इधर साइड आ गया वेक्टर Q का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि जो रेफरेंस एक्सिस के अलोंग जाता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। तो थीटा के साथ जो इधर जाएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Q cos थीटा हो जाएगा, और जो इसके परपेंडिकुलर इधर जाएगा, अब वेक्टर को हम इनफाइनाइट स्पेस में कहीं भी रख सकते हैं, तो यहां पर भी रख सकते हैं या उसी के पैरेलली नीचे यहां पर भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर Q sin थीटा। नाउ प्लीज कंसीडर ये Q cos थीटा कौन सा फोर्स है जो यहां लग रहा है। जरा देखिए क्या ये Q cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। दैट मींस ये Q cos थीटा mg के लिए रिएक्शनरी फोर्स हो गया। तो जो रिएक्शनरी फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो कुछ और नहीं, वो ये Q cos थीटा है। अब देखिए Q sin थीटा किधर एक्ट कर रहा है। This Q sin theta is acting opposite to the direction of external force applied F। इस F के अगेंस्ट में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये कौन सा फोर्स हो सकता है, ये हो सकता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर एड्रेस ले रखा है तो Fs कह दिया, मैक्सिमम होगा तो Fs मैक्स कर देंगे। तो बेटा अब यहाँ पे क्या देखा हमें ये दिख गया कि Q sin थीटा ने हमें यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर दिया जो कि एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में था, और Q cos थीटा ने हमें नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया जो वेट को बैलेंस कर रहा था। अब जरा देखिएगा ये थीटा जो था ये क्या था,
जब बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, तो थीटा जो था इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन. दिस वन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अब ये क्या है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो बेटा यहां से क्लियरली दिख रहा है, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल ड्रॉन बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट रिएक्शनरी फोर्स. क्लियर? सो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? द एंगल ड्रॉन in between the normal reaction and the resultant reactionary force is called angle of फ्रिक्शन. उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे. आई होप बात समझ में आ गई आपको कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था? द एंगल ड्रॉन इन बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट रिएक्शनरी फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन रिजल्टेंट रिएक्शन के बीच में जो एंगल था उस एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल दिया. अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? तो ये भी करके देख लेते हैं. तो बेटा जरा देखिए, ये एफएस क्या था? एफएस आ रहा है क्यू साइन थीटा, और आर क्या आ रहा है बेटा? आर आ रहा हमारा क्यू कॉस थीटा. आई होप यहां तो कोई दिक्कत नहीं है. और अभी थोड़ी देर पहले में पढ़ा था, ये जो एफ एस है ये क्या होता है? ये होता है हमारा म्यू एस आर. कहीं कहीं पे म्यू आर भी कर देता है डायरेक्टली. सो यहां से क्या हो जाएगा? हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर दिया. So it will become Fs by R, which is equal to Q sin theta divided by Q cos theta. Now Q से Q cancel out. Sin theta upon cos theta will become tan theta. Fs is mu s R divided by R. R से R cancel out. So the result will become, क्या आ गया रिजल्ट हमारा? हमारा रिजल्ट आ गया mu s is equal to tan theta. What is theta? Where theta is the angle of friction. That means by this calculation we find out that the coefficient of friction in the state of rest, the coefficient of the static friction is just equal to the tangent of angle of friction. तो इनमें क्या मिला यहाँ पे रिलेशन? यहाँ पर मुझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन मिल गया. द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज जस्ट इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कैसे है. अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद एंगल ऑफ रिपोज की. अब देखिए यहाँ पे दो तरीके के एंगल इंट्रोड्यूस होते हैं. एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो कि हम बात करते हैं इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की जो हम बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन. जब इंक्लाइंड प्लेन में हम किसी बॉडी को रेस्ट की स्टेट में इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे टू स्टार्ट मोशन में अगर रेस्ट की पोजीशन में होल्ड करते हुए उसकी स्टडी करते हैं तो जो उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज. तो चलिए एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करते हैं, इसको अब रद्द कर देते हैं. सो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? ये सब छोटे छोटे से टर्म्स है जिनको हमें एनालाइज करना होता है. फ्रिक्शन बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं. एंगल ऑफ रिपोज क्या है? अब एंगल ऑफ रिपोज क्या है इसके बारे में बात करेंगे. पहले एक काम करते हैं, पहले डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से थीटा यूज कर चुके पहले, तो मैंने इसको फाई ले लिया. फाई एंगल पे इंक्लाइंड एक सरफेस ले लिया. इस सरफेस के ऊपर हमने एक अनदर एम मास की बॉडी प्लेस कर दी. इस तरीके से. अब अगेन वी नो दैट इफ द बॉडी हैविंग मास m then it definitely having some weight, always acting vertically downwards. So mg weight इसका लग गया downwards. अब अगर मैंने यहां पर इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल कैसे जाएगा? कुछ इस तरह से. ये नॉर्मल हो गया which is normal to the inclined surface, inclined surface के perpendicular. अब बेटा अगर ये फाई है तो भाई श्योर ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल एक्सिस जा रही है mg की. तो अगर ये 90 है ये फाई है तो रिमेनिंग मस्ट बी 90 माइनस फाई. एंड ये नॉर्मल है दैट मींस ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए. सो द रिमेनिंग एंगल मस्ट बी,
सो ये रिमेनिंग एंगल बन जाएगा यहां पर फाई. इज इट क्लियर? दिस वन इज 90 माइनस फाई, सो इट विल बिकम फाई. तो अब अगर ये फाई एंगल हो गया तो क्या हम mg के कंपोनेंट कर सकते हैं? हाँ, बेशक mg के कंपोनेंट करेंगे. सो नाउ इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. रेफरेंस एक्सिस से अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाता है, तो ये हो जाएगा mg cos फाई. और इससे परपेंडिकुलर जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट आता है, सो इट विल बिकम mg sin फाई. नाउ द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये ब्लॉक किसमें रहना है? इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. दैट मींस ये होगा एट रेस्ट. दैट मींस फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या होगी? टू होल्ड द बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब उसको स्टॉप ही रखना है. तो ये क्या करेगा? mg sin फाई का अपोज करेगा. तो mg sin फाई का अपोज करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर नजर आएगा? इस तरफ. fs ले लेते हैं क्योंकि एट रेस्ट प्रोड्यूसर रखा है. तो fs तो बैलेंस कर रहा होगा mg sin फाई. mg cos फाई को कौन बैलेंस कर रहा होगा? द नॉर्मल रिएक्शन जो इस प्लेन के इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मली एक्ट करेगा. तो r अब बैलेंस करने वाला है mg cos फाई को, और fs और बैलेंस करने वाला है mg sin फाई को. सो यहां से क्या हो जाएगा? वी कैन से दैट सिस्टम किसमें है? एट रेस्ट है. तो ये फाई जो है वो मैक्सिमम एंगल है टिल द बॉडी होल्ड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड जस्ट आफ्टर इट स्टार्ट्स स्लाइड डाउन. सो नाउ वी कैन से दैट fs मस्ट बी इक्वल टू mg sin फाई. किस लिए? बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट में होल्ड करने के लिए दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए. अब fs क्या होता है? fs होता है न्यू एस आर, सो इट विल बिकम mg sin फाई. ये तो फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया. इसके बाद r इज इक्वल टू mg cos फाई. सेकंड इक्वेशन बोल दिया. नाउ अगेन डिवाइड कर दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. So what will happen? It will become mu s r divided by r mg sin phi divided by mg cos phi. Now mg से mg cancel out, r से r cancel out. यहां से क्या आ गया? यहां से भी दिख रहा है कि mu s क्या आ गया? tan phi. ये कैसा mu है भाई? क्या दिख रहा है? ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो गया. तो यहां से एक चीज और आएगी. पहले काम करते हैं, यहां से चीजें समझ में आई है उससे एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन कर देते हैं. तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है बेटा? द मिनिमम एंगल ऑफ minimum inclination till a body will hold the state of rest. The minimum angle of inclination till a body will hold the state of rest on an inclined plane. एंड जस्ट आफ्टर. अब जब आफ्टर की बात कर दी है तो यहां पर मैक्सिमम कर दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा जाएंगे तो उससे ऊपर नहीं बात जा पाएंगे. सो एंड जस्ट आफ्टर इट विल स्टार्ट टू स्लाइड डाउन. दैट मीन्स अगर इससे ज्यादा एंगल आपने रेस किया, मिनिमम तब तक है जब तक रेस्ट में है, पर अगर जैसे आपने बात की कि इससे ज्यादा अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? द बॉडी विल स्टार्ट स्लाइड डाउन. दैट मीन्स वो तुरंत डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर देगी. तो वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो फाई है, जब तक वो होल्ड कर रही है वहां तक, वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा. और बाय द डेरिवेशन हमने क्या देखा? बाय द कैलकुलेशन में देखा कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अगेन equal to the tangent of angle of friction also. So what is the relation between angle of friction and angle of repose? अगर यहां पर coefficient of static friction again tangent of angle of repose के भी इक्वल हो गया, phi angle of repose था, तो यहां से क्या हो गया? As we know that mu s is also equal to tan theta. So यहां से क्या आ गया? Theta must be equal to phi. That means angle of friction and angle of repose is always equal to
ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये था हमारा एंगल ऑफ रिपोज। तो आज हम लोगों ने कवर किए दो टॉपिक बेसिकली, जिसको हमने डीपली थोड़ा सा एनालाइज किया है। वो था हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा था एंगल ऑफ रिपोज। उसके पहले थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया था लॉज ऑफ फ्रिक्शन का, क्योंकि हमें फॉर्मूले को भी यूज करना था। और उसके पहले मैं थोड़ी सी बात करी थी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की एंड कॉज ऑफ फ्रिक्शन की। सो अब हम लोग इन नेक्स्ट लेक्चर बात करेंगे फ्रिक्शंस के लिए कुछ एप्लीकेशंस की फ्रिक्शन के थ्रू क्या क्या होता है, क्या क्या फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, फ्रिक्शन किन किन मेथड से रिड्यूस किया जा सकता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। तो इन सब बारे में बात करेंगे हम इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।